नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गारंटी बनाम गारंटी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सियासी गारंटियों की भरमार है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी सियासी दल जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी गारंटी गिना रहे हैं। जनता भी बड़े पसोपेश में है कि आखिर किन की गारंटियों पर विश्वास करें। अभी अभी मोदी की गारंटियों का प्रचार भी नहीं हुआ था कि उधर दीदी की गारंटी आ गई। कांग्रेस भी 5 वादों को लेकर अपनी गारंटी की बात कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सबसे पहले जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल गारंटी की बात लेकर गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता किसकी गारंटियों पर विश्वास करे और आखिर सियासी दलों में ये सियासी गारंटियों की बात ही क्यों हो रही है। और इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में दिलीप भदौरिया सर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो सर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सूरज पाठक सर, सबसे पहले आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि आखिर सियासी पार्टियों में ये गारंटियों की भरमार क्यों आखिर होने लगी है। देखिए मनीष, आज हम बात कर रहे हैं गारंटी की, गारंटी बनाम गारंटी। जी, भारतीय जनता पार्टी की कहती है कि मोदी के वादों को पूरा करने की गारंटी खुद नरेंद्र मोदी है। हमें समझना पड़ेगा वहां से कि ये वस्तु नहीं है, ये सामग्री नहीं है कि जो कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ तो आपने विश्वास कर लिया तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और यहाँ पहले विश्वास करना पड़ेगा, बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास करके मतदाता ने जिस भी राजनीतिक दल को, जिस प्रत्याशी को वोट दे दिया तो उस पर विश्वास कर लिया, तो उसको तो फिर 5 साल तक आप कहें कि निभाना या झेलना है, जिस भी परिभाषा में लेना है आप ले सकते हैं। बात है गारंटी की। गारंटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गारंटी कौन देता है? गारंटी आज उपभोक्ता में, ये हम देखते हैं उपभोक्तावाद में कि व्यापारी, व्यवसायी अपने उपभोग की जो वस्तु है उस वस्तु की गारंटी देता है कि आप इसका इस्तेमाल करें, ये प्रयोग करें, ये बहुत अच्छी है और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये गारंटी की बात उपभोक्तावाद से आई है, जो राजनीतिवाद में समावेश हो गई है। बिल्कुल। यहाँ हमने पहले देखा है घोषणा पत्र हुआ करते थे। हमने देखा घोषणा पत्र के बाद में वचन पत्र हुए, फिर संकल्प पत्र हुए, फिर वादे हुए, और फिर तमाम चीजें होने के बाद में अब ये गारंटी आ गई। यहाँ गारंटी को हमें सबसे बड़े समझना पड़ेगा कि क्या आम जनता में, आम मतदाता में पार्टी के प्रति, पार्टी के प्रतिनिधित्व के प्रति, प्रत्याशी के प्रति क्या भरोसा नहीं रहा कि गारंटी दी जा रही है? बिल्कुल। ये विश्वास के डगमगाने की स्थिति है कि हम मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि वचन पर भरोसा नहीं रहा, संकल्प पर भरोसा नहीं रहा। यदि संकल्प और भरोसा जब फेल हो गए तो गारंटी तो किसी वस्तु की होती है। बिल्कुल। गारंटी उस बात की होती है कि हाँ, ये क्योंकि हमारे जो आम बोलचाल की भाषा है, कहते हैं कि मर्द की जबान काफी होती है। बिल्कुल, ये हमारी गारंटी है। ये हमारी गारंटी है। बिल्कुल। तो यहाँ गारंटी की उपयोगिता और उपादेयता यदि राजनीति में समावेश हो गई है तो स्वाभाविक बात है कि उस उपयोगिता और उपादेयता के पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं अविश्वसनीयता छिपी हुई है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है सर। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजेंद्र कानून को सर, आपसे जानना चाहूंगा कि हर पार्टी अपनी अपनी गारंटी लेकर जनता के बीच में जा रही है। कोई कह रहा है कि हमारी 5 गारंटी, कोई कह रहा है हमारी 10 गारंटी। लेकिन अगर सही मायने में गारंटी की अगर परिभाषा पर अगर हम जाएं और जनता के बीच में विश्वास पर जाएं, तो जनता के बीच में क्या जो गारंटी की बात है वो जनता उस पर विश्वास करेगी? क्या जनता में यह शब्द विश्वसनीय हो गया है? देखिए, अभी जैसा सूरज पाठक जी ने कहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, बिल्कुल। तो मतदाता पहले इनकी बात को मान ले, मशीन का बटन दबा दे, इसके बाद 5 साल तक वो क्या करेंगे, ये अभी तक हम देखते आए हैं। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने किस आधार पर चुनाव में वोट मांगे थे और उन्होंने किया क्या, ये आपके सामने है, हमारे सामने है। बिल्कुल। इसी के साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर एक गारंटी शब्द जहां आ रहा है वहां अधिनायकवाद स्पष्ट हो रहा है। बिल्कुल। मोदी की गारंटी क्यों, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है सर। ममता दीदी की गारंटी क्यों, तृणमूल कांग्रेस की गारंटी क्यों नहीं? बिल्कुल। इसके पूर्व भी हमने देखा है कि मामा है चिंता मत करो। क्यों? भारतीय जनता पार्टी नहीं है? बिल्कुल।
ये क्या निजी रूप से सरकार चला रहे हैं मोदी जी, ममता जी और भी आगे जो भी आएंगे, इनकी हैसियत क्या है? बिल्कुल पार्टी के दम पर ही, पार्टी के बल पर ही इनकी हैसियत बनी है या निजी रूप में बनी है? ये तानाशाह है क्या? तो ये गारंटी वाली बात जो है, अभी बीच में एक अभियान और चला था, मैं संदर्भ से थोड़ा सा हटते हुए बता रहा हूं। बिल्कुल। मोदी का परिवार, क्यों मोदी का परिवार? बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बातें आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भोले भाले मतदाताओं को जो है किसी प्रकार से अपने कब्जे में ले लेना, उनके ऊपर विश्वास अर्जित करवा लेना और उनसे मतदान अपने पक्ष में करवा लेना, फिर आपकी मर्जी आए जो करो, ये अभी तक हम देखते आ रहे हैं और आगे भी हमें यही सब कुछ देखना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार से आपने कहा कि इसमें अधिनायकवाद की बू आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बू आ रही है, इसमें सामूहिकता का अभाव है, तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि इसमें सभी सामूहिक रूप से, जो राष्ट्र के विकास की अगर बात है और राष्ट्र के तौर पर अगर हम किसी शब्द को जोड़ रहे हैं, तो उसमें सभी चीजों का समावेश क्यों नहीं है इसमें? देखिए, अभी जो बात हो रही है, आज आप देखो केंद्र में मोदी के सिवा और किसी मंत्री को आप जानते हैं क्या? किसी विभाग का कौन मंत्री है? इतनी सारी वो नई वाली एक्सप्रेस गाड़ियां चालू हो गई, रेल मंत्री कौन है आपको पता है? किसी आम आदमी को पूछ लो तो उसको मालूम नहीं है। बिल्कुल। सब कुछ मोदी स्वयं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोदी। ये अधिनायकवाद और तानाशाही का प्रतीक नहीं है, तो और इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरा स्पष्ट ये कहना है कि हम अधिनायकवाद की छाया की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो छाया है या दावानल है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है। दिलीप भदौरिया सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि राजेंद्र कानून को सर ने कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया, सर ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर आगे लाया जा रहा है, अधिनायकवाद की सर ने बात कही। क्या आपको लगता है कि जो गारंटी शब्द का यूज हो रहा है वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चुनाव आयोग उस पर कुछ कार्रवाई करेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि अगर जनता को लोक लुभावने वादों के जरिए अगर प्रभावित किया जाएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर देखिए मनीष जी, बात ऐसी है कि ये जो गारंटियां जो चल रही हैं राजनीतिक तौर पे, अभी कानून को सर ने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, अधिनायक। निश्चित रूप से ये देश भी कुछ अलग दिशा में भटक चुका है, खास तौर से लोकतंत्र के क्षेत्र में बात करूंगा। वैसे तो हमारा देश बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सभी लोग सुखी हैं ऐसा समझ में आता है, क्योंकि किसी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो अपनी बात को सामने किसी भी मंच के माध्यम से सामने रख सकता है। सबके लिए ये लोकतंत्र में ये सुविधा दी गई है कि सभी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, जो अपनी तकलीफें वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो गारंटी वाली बात है, मैं इसमें फिर ये कहूंगा कि भाजपा का आज की डेट में ये ऐसा स्तर हो गया है कि अगर आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें अब की बार मोदी सरकार का ही नारे लगाते हैं। बिल्कुल। जब से 2014 के बाद आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलानी सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। भाई ये कोई, अपने सूरज पाठक जी ने भी एक अच्छी सी चीज उठाई थी, ये कोई वस्तु नहीं है। जैसे आप घड़ी डिटर्जेंट का है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल। तो इसमें तो विश्वास पहले करो आप, हाँ। उसके बाद 5 साल क्या होगा आपका, ये आपकी कोई गारंटी नहीं है। और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ये गारंटी क्या है, किस बात की गारंटी दे रहे हैं। क्या आपने पिछले 5 साल पहले आपने जो गारंटी ली थी उनको आपने पूरा किया क्या? ये पब्लिक को लुभावने भाषण दिए जा रहे हैं, गारंटी क्या है इसमें? आप किस बात की गारंटी देना चाह रहे हैं कि पब्लिक के बीच में ये समस्या नहीं आएगी, क्या उस बात की गारंटी है? और गारंटियां हैं तो उस गारंटी को भी आप अपने वचन पत्र में, घोषणा पत्र में आप शामिल करें ना। आप इसको मोदी गारंटी क्या है, मतलब क्या है? देश का सर्वमान्य नेता सिर्फ एक मोदी जी हैं क्या? अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान हर जगह होना चाहिए एज ए प्रधानमंत्री। अगर आप यहाँ बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो हम उनके बारे में
कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप बात कहेंगे इंडिविजुअल लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी की, तो हम उसमें निश्चित रूप से ये बात कहेंगे कि ये बिल्कुल हिटलर शाही वाली जैसी बातें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा कि भाजपा के पास नेताओं का अकाल पड़ गया है। कोई एक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई एक नेता नहीं बचा, थे भी तो उनको साइड लाइन कर दिया गया। अडवाणी जी भी आज की डेट में साइड लाइन पे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो साइड लाइन कर दिया गया है सिर्फ इसीलिए कि मोदी की गारंटी। बिल्कुल ठीक है। हमारे बीच में आदित्य नारायण उपाध्याय भी सर भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हर एक राजनीतिक पार्टियां गारंटी शब्द का यूज कर रही है, इस गारंटी शब्द को आप कैसे देखेंगे? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस गारंटी शब्द के लिए जनता के लिए कुछ विशेष योजना बना रही है, तो क्या वो उसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है या सिर्फ गारंटी शब्द जनता को लुभावने के लिए है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सहित बहुत सारे दलों ने जो है ऐसे वादे कर चुके हैं पहले, जो वादे कभी पूरे नहीं हुए। खुद भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कभी 15 लाख का वादा किया गया था, बाद में उसको जुमला बता दिया गया था। तो ये बात तो सही है कि अब गारंटी शब्द का इस्तेमाल इसलिए होने लगा है कि हमारी हर बात को जुमला समझो, हम जिसको गारंटी दें वो काम शायद हम करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से बात ये हुई कि खुद अपनी बात को सत्यापित करने के लिए उन्होंने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। और सही बात तो यह है कि गारंटी उसी की पूरी होती हुई दिख रही है जो सत्ता में है। सत्ता में रहेगा तभी तो अपनी बात पूरी कर पाएगा, और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता चला जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी हमने देखा कि जो महिलाओं को आर्थिक मदद की बात की गई थी, तो सबसे पहले कांग्रेस ने इस बात की पहल की थी, लेकिन कांग्रेस पे विश्वास न करते हुए भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास किया। उसकी वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से सत्ता में थी और उसने उस योजना को चुनाव के पहले ही लागू कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है लोगों की बात पर विश्वास नहीं रहा, गारंटी पर विश्वास दिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि चुनाव में कहीं ना कहीं वो मुद्दे हावी होते हैं, वो मुद्दे वोट बन करके आते हैं जो मुद्दे कहे नहीं जाते हैं। बिल्कुल। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो मुद्दा जो है हिंदुत्व का जुड़ा हुआ है, वो सब जानते हैं कहीं ना कहीं कि वो मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे कहे कुछ और जाते हैं और वोट किसी और मुद्दे पर जाकर के पड़ जाता है। एक जाई वोट पड़ता है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है ये चुनावी जो है बयानबाजियां हैं, और इन बयानबाजियों का असर चुनाव पे बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है, लेकिन असर जिन चीजों पे पड़ता है वो चीजें सामने सबके हैं और वही मुद्दे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सूरज पाठक सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप चूंकि आज भी शब्द का जिक्र हुआ है और जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है टीएमसी और जो ममता सरकार वहां पर है, उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं वो दैनिक यात्री हैं। उन्होंने कहा कि वो ना यहाँ की संस्कृति जानते हैं ना यहाँ की भाषा जानते हैं, तो लोग उनकी गारंटी पर विश्वास क्यों करें? बंगाल के लोग मोदी की गारंटी को शून्य मानते हैं। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो 5 साल जो योजना चलाई है उनसे जनता का विकास हुआ है, जनता की जीवन बेहतर बना है, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और हमारी गारंटी पर ही मोहर लगाएगी। तो अब सवाल यह है कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी अगर आएगी तो बंगाल शाइनिंग बंगाल होगा, बंगाल का चौतरफा विकास होगा। कैसे देखेंगे सर आप इन दोनों बयान को? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चुनाव कौन से हो रहे हैं। हाँ, ये लोकसभा के चुनाव हैं, देश के आम चुनाव हैं। बिल्कुल। देश के आम चुनाव एक राज्य में नहीं होते, पूरे देश में होते हैं। बिल्कुल। अलग अलग चरणों में हो वो एक अलहदा विषय है, लेकिन होते पूरे देश में हैं। बिल्कुल। और ये पूरे देश के चुनाव हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है पूरे देश के लिए है। हम ये कह सकते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की या उनके गठबंधन की सीटें हिमाचल प्रदेश से उनके प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो संसद में प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल। वो सरकार का हिस्सा होते हैं और भले वो मंत्री हो ना हो पर सत्ता पक्ष के सांसद कहे जाते हैं। वही स्थिति यदि हम देखें कि देश के दूसरे, चाहे उत्तर की बात करें, दक्षिण की बात करें, पूर्व की या पश्चिम की बात करें, लेकिन यदि ये बात आज आ रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि मोदी की गारंटी, तो पूरे देश के लिए है। आज ये कहा जा रहा है दीदी की गारंटी।
जो अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही कि मोदी पश्चिम बंगाल आते हैं, सुख समृद्धि की बात करते हैं, वो यहाँ की भाषा नहीं समझते, तो क्या अभिषेक बनर्जी को कन्नड़ आती है? बिल्कुल। क्या वो तमिल बोल पाते हैं? बिल्कुल। क्या वो उड़िया बोल पाते हैं? बिल्कुल। यदि आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश के चुनाव की, आज हम बात कर रहे हैं उस माहौल की जहां केंद्र की सरकार चुनी जानी है। यहाँ स्थानीय मुद्दे हावी नहीं है, यहाँ वो मुद्दे, हम विदेश नीति की बात करते हैं, यहाँ हम देश की जीडीपी की बात करते हैं, यहाँ देश की आर्थिक क्षमता की बात करते हैं, सैन्य क्षमता की बात करते हैं। तो यहाँ की पश्चिम बंगाल के राज्य के लोगों को क्या मिलेगा इस चुनाव से, ये बातें कहीं ना कहीं चुनाव के इस चुनाव के स्तर को तो कम कर देती हैं, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ ये आ जाती है मनीष की, आज हम बात कर रहे हैं कि दीदी की गारंटी, दीदी की गारंटी क्या केरला के लोगों के लिए है, क्या महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, क्या तमिलनाडु के लोगों के लिए है? तो दीदी की गारंटी यदि पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने दी और वहां की जनता ने उनको अपना समर्थन दिया। आज बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव की। आज टीएमसी में यदि हम देखें कि गठबंधन की बात करें कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था, तो पश्चिम बंगाल में आपने गठबंधन की तो बात मानी नहीं, एकला चलो की रणनीति वहां अपना ली आपने। तो जब आप अपने कहते हैं ना कि जो अपने घर का सगा नहीं हुआ किसी और का सगा क्या होगा, तो आप अपने एकला चलो की रणनीति पर गठबंधन की रणनीति को नहीं अपनाया और पूरे देश को गारंटी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यदि आप गठबंधन की रणनीति के तहत प्रत्याशी उतारते तो वो एक अलग मैसेज जाता, वो एक अलग विषय हो जाता। लेकिन यहाँ हम पश्चिम बंगाल में हैं, यहाँ हमारी सरकार है, यहाँ हम अपनी मनमर्जी चलाएंगे। भाई मध्य प्रदेश में टीएमसी का प्रत्याशी उतार के देख लो एक, क्यों? क्योंकि यहाँ तो आपका वर्चस्व ही नहीं है ना, यहाँ आपको जमीन तलाशनी पड़ेगी प्रत्याशी खड़ा करने के लिए, और वो तो बाद की बात है, प्रत्याशी तलाशना पड़ेगा। तो ये जो गारंटी है ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए है या देश के लिए, कहता वो भी जनता के सामने स्पष्ट कर दें। बिल्कुल ठीक कहा सर, चूंकि अब जो देश का चुनाव है और देश की यहाँ पर जीडीपी की बात हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, विदेश नीति की बात हो रही है, तमाम बात यहाँ पर हुई। उन्होंने ये कहा है कि देश को, प्रधानमंत्री को देश ने नकार दिया है। इस बयान को हम कैसे देखें? प्रधानमंत्री को देश ने नकार दिया है, तो आज हम जो चीजें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता लगने से पहले और आचार संहिता लगने के बाद पूरे देश में लगभग उनका भ्रमण चल रहा है। 120 घंटे वो दक्षिण की यात्रा पर रहे। बिल्कुल। मोदी का दक्षिणायन रहा है क्योंकि वहां की 129 सीटों पर उनका फोकस है। बिल्कुल। कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ गठबंधन के दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि वो कह रहे हैं कि मोदी को देश ने नकार दिया है, आपने नकार दिया है, आपके राज्य ने, आपकी पार्टी ने नकार दिया क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन देश ने नकार दिया है, ये कहने वाले आप कौन? ये कहने वाली जनता है। यदि आज 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब आप अगर ये बात कहते हैं, कोई विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि मोदी को देश ने नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, तब ये बात सकारात्मक हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में जब ये कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है और मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये होगा, अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही, चाहे धारा 370 की बात हो राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की, तो बात हो यूसीसी की, तो ये तमाम चीजें हैं उस पर आगे बढ़ रही हैं, उन चीजों को पूरा किया है। तो आज ये कह देना कि मोदी को देश ने नकार दिया है, आज के उपयुक्त समय में, इस समय में ये इसकी उपादेयता नहीं, उपयुक्तता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चुनाव परिणाम आने के बाद की बात है कि देश की जनता ने मोदी को नकारा है, विपक्षी गठबंधन को नकारा है, किसी व्यक्ति विशेष को नकारा है या किसी राजनीतिक दल को नकारा है, ये उस समय परिणाम परिलक्षित होंगे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। राजेंद्र कानून को सर आपसे जानना चाहूंगा। सूरज पाठक सर ने बहुत बढ़िया बात कही है, कई चीजों पर प्रकाश डाला है, यूसीसी की बात कही, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो, धारा 370 का हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का हो। मोदी जी भी यही कहते हैं कि यही तो हमारी गारंटी है, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जो करके दिखाते हैं वही हमारी गारंटी है। क्या कुछ कहेंगे आप? देश में बेरोजगारी की स्थिति, इसके बारे में क्या पूर्व में आदरणीय मोदी जी ने अपने भाषणों में इसका जिक्र नहीं किया था कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे? आज उसकी स्थिति क्या है? कहाँ गारंटी है वो? यदि हम इस प्रकार की बात करें कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो कहा तो बहुत कुछ था इन्होंने। हाँ। 3 बातें जो बड़ी बड़ी हैं, जिसको सीधा सीधा किसी मजहब से जोड़ के देखा जाए, वो इन्होंने जरूर पूरी की है। 3 तलाक, हाँ, आप बोलने की जरूरत नहीं है, ये किससे संबंधित है। राम मंदिर, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण बना है। कोई सरकार ने राम मंदिर नहीं बनाया है, न सरकार का उसमें कोई पैसा लगा है। हाँ, सरकार के
मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जो पूजा हुई थी, हाँ, जिसको कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, उसमें जरूर वो सम्मिलित हुए और धारा 370 के हटने से किस पर्टिकुलर राज्य को लाभ हुआ है, पूरे देश को उसका कोई लाभ बिल्कुल प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल। तो रोजगारी मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, इनके हाँ। ऊपर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण आते रहे हैं और उन चीज़ों को गारंटी में क्यों समावेश नहीं किया गया, ये एक सोचने का विषय है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन उन्होंने अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया, 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन सभी चीज़ों का जिक्र किया और इन सभी चीज़ों को करके भी दिखाया। तो इसी बात की तो वो गारंटी दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा रहे हैं। हाँ, रोजगार की बात है तो रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 71 लाख युवाओं को रोजगार के जो लेटर है वो बांटे, नियुक्ति पत्र बांटे। इसके पहले भी हमने देखा कि 10 लाख लोगों को बांटे। लगातार रोजगार पर भी काम कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं और औद्योगिकरण पर भी काम कर रहे हैं। तमाम चीजें हैं, तमाम एरियाज है जिस पर वो काम कर रहे हैं और इसी काम के जरिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं और जो करके दिखा रहे हैं यही हमारी गारंटी है। क्या कहेंगे सर आप? आज के एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा है कि देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। ये मेरी कोई स्वयं की बनाई हुई बात नहीं है, समाचार पत्र ने भी जिन सूत्रों के आधार पर यह बात लिखी होगी, दैनिक और प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, तो ये बात कहाँ से आती है? यदि हम ये मान करके चलें कि रोजगार सबको मिल चुका है, अब दूसरी बातें हम कर रहे हैं, सब बेरोजगार, अब कोई नहीं बचा है देश में, तो ये माना जाएगा। रोजगार की बड़ी समस्या है। आज आप देखो बिल्कुल कितना पैसा लगा करके लड़का किसी का इंजीनियरिंग की परीक्षा देता है और इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के बाद वो किसी फैक्ट्री में किसी अन्य प्रकार के काम को कर रहा है, तो वो ये रोजगार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसने इंजीनियर की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की, तो उसको उसी की पढ़ाई के आधार पर जो रोजगार मिला है वही रोजगार माना जाएगा। बिल्कुल ठीक तो है। इस प्रकार का ये एक तो उदाहरण दिया है मैंने। तो इस प्रकार जिसने भी जो क्षेत्र में विशेषता कोई हासिल की है और उसको वो रोजगार यदि नहीं मिल रहा है तो इसको रोजगार नहीं कहा जाएगा। जैसा कि बीच में शिगुफा चला था कि पकोड़ा बेचना भी एक रोजगार है। तो इस प्रकार से तो पान के गुमटे लगा ले आदमी, इंजीनियर पढ़ा हुआ, इंजीनियर पान भंडार, बोले हम तो रोजगार दे दिया इसको। तो ये तो कोई बात कहीं से बिल्कुल ठीक है, लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बात ये नहीं कि कई लोगों को रोजगार दिया गया, प्रमाण पत्र बांटे गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन यहाँ मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, क्या 2023 से पहले भारत में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली? क्या किसी को सरकारी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिली? यह जो इसको बनाया गया, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, एक कार्यक्रम आयोजित करके वहां उन युवकों को बुलाया गया जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, उन युवकों को बुलाया गया जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया, उन युवकों को बुलाया गया जो परीक्षा पास करके और सारी चयन प्रक्रिया करके नियुक्त हो चुके, उनको बुला करके एक पंडाल में स्थानीय सांसद को, केंद्रीय मंत्री को बुला करके एक आयोजन, एक समारोह आयोजित किया गया, एक इवेंट क्रिएट किया गया और उस इवेंट में वो सर्टिफिकेट, नियुक्ति पत्र बांटे गए। क्योंकि 2023 से पहले भारत में सरकारी नौकरियां लगा करती थी, 2023 से पहले भारत में लोग सरकारी नौकरी करते थे, नियुक्ति पाते थे, लेकिन ये इवेंट इससे पहले नहीं देखा गया। हाँ, इवेंट नहीं देखा गया है। बिल्कुल, चीज को इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो काम पोस्टमैन का है कि डाक से द्वारा उसको रजिस्ट्री से, पोस्ट से उसको वो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, वो केंद्रीय मंत्री दे रहा है और उसका प्रचार पूरे देश में हो रहा है। यानी इस प्रकार की बातें जो भूतों में भविष्य थी वही अब गारंटी बन गई है।
बिल्कुल ठीक है। हमारे की आगे भी बिल्कुल हमारे बीच में शैलेंद्र मिश्रा सर भी उपस्थित हो चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। मनीष कुमार जी आप भी जुड़े हैं हमारे साथ में। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस 5 गारंटी की बात कर रही है। गारंटी को उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया है और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो दिख भी जाए। वो कह रहे हैं अब जो कि महंगाई और बेरोजगारी का यहाँ जिक्र छड़ा है, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अगर हम आएंगे तो युवाओं पर ध्यान देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। विजन क्या है मनीष? जी मनीष जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो भी मैनिफेस्टो आता है या जो भी गारंटी की बात अभी आप कर रहे थे, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट के वहाँ वापस जाना चाहूँगा। बिल्कुल। कि जो गारंटी की बात कर रहे थे मोदी जी की, जब शुरू में जब वो 14 में आए, मोदी जी जब 14 में आए तब उनका कुछ और था विजन, 19 में आए कुछ और था, और इस बार जो 24 का चुनाव होने वाला है वो गारंटी बेस पे होने वाला है। तो अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि गारंटी बेस की बात, और आपने जो बात की कांग्रेस की कि रोजगार की इनकी बात, तो अगर देखा जाए कि जब ये आए तो इन्होंने जो भी सरकारी वैकेंसी थी, कहीं ना कहीं जो आर्मी की वैकेंसी थी उसको उन्होंने बदला। उसके बाद जो भी वैकेंसी 14 के बाद आई उनमें इनकी मतलब कि जो उनका बढ़ना था वैकेंसी को वो घटी। जो सरकारी नौकरियां आनी थी वो नहीं आई, और कहीं ना कहीं से अनफॉर्चुनेटली इसमें ये देखने को मिला है कि जो कोरोना काल आया उसमें और भी चीजें कम होती चली गई। तो जो एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां थी वो तो कम हुई कोरोना के कारण। उसके बाद जो सरकारी नौकरी थी उसमें भी जो वैकेंसी आने लगी, और अभी जो हाल फिलहाल हम पटवारी का जो चुनाव जो एग्जाम देख रहे हैं या और भी जो एग्जाम हुए उसमें भी कोई क्लियरेंस नहीं है। जैसा सर ने अभी कहा कि कोई भी चीज को पहले जो नियुक्ति पत्र हमारे आते थे वो लेटर के माध्यम से आते थे, किसी को पता नहीं है, ज्वाइनिंग कर लिया हमने तब पता चल गया। अभी क्या है, किसी भी चीज को शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा मतलब चलन आ गया है। तो वो चीजें भी इसमें सामने आ रही कि अगर हम कोई चीज करते हैं, अगर लाडली बहना वाला भी अगर हमने कोई कार्यक्रम किया तो उसको हमने एक प्रचार के तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लाके हमने उसको सामने रखा, और लेकिन जो योजनाएं उनकी गारंटी के तौर पे नहीं आई है उनको वो बिल्कुल हाइड कर देते हैं। अभी जैसे कि एक उद्घाटन की बात करें, सबका डिपार्टमेंट अलग होता है, चाहे रेल का डिपार्टमेंट अलग हो, चाहे पुल का डिपार्टमेंट अलग हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट अलग, सब में मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं और इनकी किसी भी कार्य को लेकर गारंटी के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो वो मोदी जी का चेहरा वहां से हटा दिया जाता है। अब मैं आता हूँ वापस नौकरी की बात पे कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं हम महालक्ष्मी योजना लेकर आएंगे, हर महिलाओं को साल भर में हम 1 लाख रुपए देंगे, वो बात कही। उसके बाद जो उन्होंने आर्मी वैकेंसी जो मतलब कि वो कर दी गई थी, उसके बाद भी हम उसको पूरा रेगुलर करेंगे। जो शहीद अभी जो हो रहे हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। मतलब उन्होंने बहुत तरह से अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि जो हमारी रणनीति पहले थी कांग्रेस के टाइम में हम उसको फिर से लागू करेंगे और बेहतर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र मिश्रा सर आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मनीष ने कहा कि 2014 में मोदी जी आए तब विजन कुछ और था, 19 में आए तब विजन कुछ और है, और जब 24 का लोकसभा चुनाव हो रहा है तो विजन कुछ और है। इस बार का जो विजन है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और विकसित राष्ट्र का जो विजन है वही हमारी गारंटी है। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित ही भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है और जो मतदाताओं को लुभाना है, और हर बार की बात ही इस बार भी उन्होंने कुछ गारंटीज दी हैं। लेकिन इसमें देखिए जो मेन बात है जो मुझे लगता है 2047 की बात आपने कही, चुनाव 2024 में हो रहा है, और 2024 में जब सरकार चुनी जाएगी तो वो 2029 तक काम करेगी। बिल्कुल। तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, केंद्र की सरकार का कॉन्फिडेंस है, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में उनको लगता है कि बहुत अच्छे बेहतर काम किए हैं। लेकिन इस वक्त देश में जो गारंटी राजनीतिक दलों को देना चाहिए अपने मैनिफेस्टो में और जो वादे करना चाहिए वो मुझे लगता है कि फ्रीबीज की जगह उनको जो गारंटी जो देनी है वो भ्रष्टाचार मुक्त जो व्यवस्था है उसकी गारंटी होना चाहिए। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, केवल ये वादे ना हो, ये धरातल पर इस पर काम हो, यातायात सुगम हो। आज मैं आप ही की डिबेट में शामिल होने में लेट हो गया, उसका कारण भी है कि यातायात बड़ा है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो और खासकर जो शिक्षा जो नीति पे जो केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है पिछले कुछ वक्त से, वो मुझे लगता है कि एक ठीक दिशा में काम हो रहा है, और इतिहास में संशोधन और सुधार होना चाहिए, तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। आप कुछ पूछ रहे थे?
बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मोदी जी ने अपने जिन गारंटी में जिन बातों का जिक्र किया है उनमें है कि रोजगार की गारंटी है, हम रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हम महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, महिला सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। चूंकि कई रैलियों में हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में जब पीएम मोदी गए तो उन्होंने शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उनको पावर देना है, तो ये हमारे एजेंडे में शामिल है और यही हमारा गारंटी है, यही हमारे मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो। देखिए, वो तो भारत सरकार को तो हर क्षेत्र में काम करना है। देश की 150 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ के लगभग मतदाता हैं, उनका ख्याल रखना है। अब हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना चली रही है। अभी अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य राजनीतिक दलों की हो, वो सब लोग लोकावन वादे कर ही रहे हैं और चुनाव के मैनिफेस्टो जो पूरे किए जा रहे हैं। अब देखिए, गौर करने वाली बात है, पूरे देश भर की जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, केंद्र के अलावा, ये कर्ज के बोझ में दबी हुई हैं और जनता पर कहीं ना कहीं टैक्स की मार जो है वो दिनों दिन आगे बढ़ रही है। आप देखिए, जो बेसिक नीड्स की जो चीजें हैं, पिछले 10-15 वर्षों में उनमें जो गति से जो बढ़ोतरी हुई है वो आश्चर्यजनक है। तो खुदरा मूल्य की जो वस्तुएं हैं वो भी महंगी हुई हैं। केवल पेट्रोल डीजल में अभी हमने देखा 2-2.5 साल जरूर एक रिलैक्स दिया गया, लेकिन रिलैक्स भी कब दिया गया जब उसके रेट जो हैं वो सर्वाधिक हाई पोजीशन पे थे। और भारत सरकार जो है वो इस वक्त सर्वाधिक जो रेवेन्यू है वो ऑयल से ही जनरेट कर रही है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की जो जनता है उसको गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि उन्हें मुफ्त के भोजन, मुफ्त के राशन की व्यवस्था करना है, ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें भविष्य सुधारना है। मुझे लगता है बॉर्डर भी सुरक्षित होना चाहिए और देश के भीतर के जितने बॉर्डर हैं, राज्यों के बॉर्डर हैं, वहां पे जो तस्करियों की शिकायत है, हम लोग देख रहे हैं कि अवैध माइनिंग की बहुत शिकायतें हैं। तो ऐसे जब तक आप पूरे देश के नागरिकों को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जीवन यापन करने की व्यवस्था नहीं देंगे, हम देखते हैं आए दिन देख रहे हैं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों पे हमले हो रहे हैं, राजनीति में जिस प्रकार से गिरावट आई है, दल बदल की बातें अभी चल रही हैं। तो आप वादे कितने भी कर लीजिए, ठीक है, मोदी जी एक सम्मानजनक स्थिति में आज देश के सबसे बड़े राजनेता के रूप में उभरे हैं और उनकी बात को जनता भी बहुत अच्छी तरीके से मानती है। और नो डाउट बीजेपी ने कई अपने मैनिफेस्टोस के वादे जो हैं वो एक हद तक पूरे भी किए हैं, ये भी उनकी एक क्वालिटी में गिना जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है, जो देश में जो लोगों को नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो आशा जागी थी वो इसलिए जागी थी कि फ्री बीज की जो बात है, अभी आप पश्चिम बंगाल का भी टीवी पे सीन चल रहा है, बात चल रही है, तो भाई ममता बनर्जी अपने राज्य में फ्री वीज की बात क्यों नहीं करेंगी, प्रोमिसेस क्यों नहीं करेंगी? उनको वहां आगे चल के अपनी दोबारा सरकार बनाने के लिए काम करना है विधानसभा में, वर्तमान में उनको अच्छे नंबर्स लाने हैं लोकसभा में। तो आप देखिए, जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां उनके लोकल इश्यूज हैं, लेकिन जब ये लोकसभा का चुनाव होता है तो देश जो होता है वो दिल्ली की तरफ देखता है। आज कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रभावशाली ढंग से और ताकत के साथ प्रचार प्रसार में जुटी है, वहीं दूसरे दल कहीं ना कहीं उनके मुकाबले उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण अभी आपकी पिछली डिबेट में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा आया था, चंदे का मुद्दा आया था, फंड्स का इश्यूज आया था। तो नो डाउट फंड्स के भी इश्यूज हैं। तो मेरा मानना है देश की जनता को भी अभी तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो लोकसभा का लड़े, विधानसभा का लड़े या पंच सरपंच का चुनाव लड़े, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और प्रलोभन दे रहा है तो जनता को शिकायत करना चाहिए चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग जो है उनको निर्भीक तरीके से और निष्पक्ष तरीके पे से चुनावी खर्च जो है उस पर लगाम लगाना चाहिए। केवल विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ नहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ भी प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना चाहिए। जब देश की जनता का पैसा चुनाव प्रचार में कम खर्च होगा तो वो पैसा दूसरी जगह काम आएगा। बिल्कुल ठीक है। दिलीप भदौरिया सर, आपके पास में आना चाहूंगा, किसकी गारंटी में कितना दम है? कांग्रेस कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम न्याय योजना लॉन्च करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और पहले ही कैबिनेट में हम 1 लाख युवाओं को नौकरी का साइन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन योजनाओं में, इन गारंटियों में कितना दम है? देखिए, गारंटी इस माहौल में 2-3 तरह की गारंटी है। एक तरफ ममता दीदी की गारंटी, एक तरफ मोदी गारंटी और एक तरफ कांग्रेस की गारंटी।
यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की गारंटी मतलब किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं है, एक बड़े समूह की गारंटी है, एक बड़ी पार्टी की गारंटी है। ये इनमें बहुत अंतर आता है। भाजपा की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। हाँ। टीएमसी की गारंटी नहीं है, ममता की गारंटी है। और यहाँ पे कांग्रेस की गारंटी है। इस बात को जनता अगर सही तरीके से समझ पाएगी तो निश्चित रूप से काफी उलटफेर भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन मैं जो पहले भी मैंने अपने इसमें कहा था कि चुनाव आयोग को इन चीज पे संज्ञान लेना चाहिए कि ये गारंटी क्या है। अगर गारंटी है तो आप आपके मैनिफेस्टो में लाइए। और पिछली जो गारंटियां थी आपकी, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल की जो आपकी गारंटी थी, उनमें से क्या क्या आपने पूरे किए, उसमें से क्या अधूरे हैं, उनको आप लेके आ रहे हैं कि नहीं, उसको रिवाइज कीजिए आप। ये चुनाव आयोग की बेसिक जिम्मेदारी है ये कि इनको इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे विपक्ष का कोई हो, चाहे सत्ताधारी दल का कोई भी हो। इवन मतलब ये मोदी की गारंटी क्या है, ये भाजपा की गारंटी होती, एक चीज डाइल्यूट की जा सकती है कि एक बड़ी पार्टी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो गई आज की डेट में, उसकी गारंटी है। यहाँ मोदी जी की गारंटी है, तो इस गारंटी का क्या आप वो आशाएं निकालेंगे। आपकी पिछले 10 सालों में जो गारंटियां रही, उसमें हमारे कानूनगो साहब ने भी अच्छा प्रकाश डाला था उस पे। बेरोजगारी की दर आप किस लेवल पे पहुंच चुकी है और नौकरियां दी जा रही हैं तो उसको इवेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इवेंट पे अच्छा मुझे ध्यान आया आपको, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऐसा लगता है मुझे 1947 से लेके 2014 तक ये देश भीषण परिस्थिति में गुजर रहा था। ऐसा लगता था कि देश आजाद ही नहीं हुआ। देश आजाद हुआ 2014 में, एक कोविड काल आया अपने यहाँ, और 1947 से लेके कोविड काल तक कभी कोई टीके ही नहीं लगाए गए इस धरती पे। इस भारत देश में किसी भी मरीज को कोई टीके नहीं लगाए, ना तो कोई बीमारी आई। सिर्फ पहली बीमारी आई है इस देश में, कोविड, जिसके आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री की फोटो है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग मर गए हैं, जिस परिवार के लोग खत्म हो गए हैं, क्या उनके सर्टिफिकेट पे, उनके डेथ सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों नहीं है? या जिस स्टेट के लोग मरे हैं, उस स्टेट के मुख्यमंत्री का फोटो क्यों नहीं है उसका डेथ सर्टिफिकेट पे? ये आप बेसिक नीड जो पूरी कर रहे हैं जनता की, आपने जनता ने आपको चुना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फ्री में आप उसको प्रचारित कर रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। मोदी की गारंटी, मोदी के राज में फ्री में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। क्या पहले जो वैक्सीन लगाए गए थे, कई सारी बीमारियां आई थी पहले तो उनमें क्या पैसे लिए गए थे पब्लिक से? बिल्कुल। और इसमें तो 3-3 वैक्सीन आपने लगवा दी लोगों को, उसका जब उसके कोई इलाज नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप वैक्सीन पे वैक्सीन लगवा जा रहे हैं। मैं खुद 3 वैक्सीन लगवा के बैठा हूँ, बूस्टर डोज भी ले लिया मैंने। लेकिन उसके दुष्परिणाम जो बाद में जो साइड इफेक्ट जो दिख रहे हैं, वो आज मुझे समझ में आ रहे हैं। क्योंकि आप किस चीज का इलाज कर रहे हैं, आपके पास कोई उसकी हिस्ट्री नहीं है। पहली बार ये ऐसा भीषण बीमारी जो आई है हमारे देश में, बिल्कुल कई सारे परिवार खत्म हो गए, कई सारे रोजगार खत्म हो गए, कई मतलब इसमें तो हम ठीक है उस समय की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उसमें भी बिल्कुल एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उस चीज पे हम जाते हैं तो। लेकिन किसान को आप खाद फ्री में दे रहे हैं तो उसमें मोदी जी की फोटो बोरी के ऊपर। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हो आप, किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी के नहीं है आप। जब देश के प्रधानमंत्री आप हो गए हैं तो सभी के प्रधानमंत्री हैं आप। तो इस चीज को थोड़ा सा बचना चाहिए और अपनी डिग्निटी को एक मेंटेन करना चाहिए। ये चीजें गलत संदेश देती हैं। बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है तो इस पूरी बहस को यहीं पे रोकना पड़ेगा। लेकिन सबसे आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। सभी लोगों ने आपका बहुत शुक्रिया। और देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।